नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि अपने जीवन के अंदर झगड़े करने की जो आदत है और झगड़ों का जो माहौल है उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित रही हैं। बचपन से ही अपने घर के अंदर झगड़े देखती आई हैं और इतना ज़्यादा झगड़ों की एनर्जी ने इनको टेक ओवर कर लिया है कि हर रोज़ किसी ना किसी से झगड़ा करती ज़रूर है। दोस्तों, इन बहन ने हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए अप्रोच किया, क्योंकि ये बताती हैं कि आज इनके जो भाई हैं और इनके जो पिता हैं उनसे ये बिल्कुल भी बात नहीं करती हैं। ऑब्वियसली ये जो बात नहीं करती हैं इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री है, किसी कारण से ये बात नहीं करती हैं, लेकिन ये बताती हैं कि मेरा जो भाई है मैं उससे प्यार बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हम दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस ही इतने ज़्यादा हैं। अगर हम लोग अपने इश्यूज़ को सॉल्व भी करने का प्रयास करें तो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर चले गए हैं हम एक दूसरे से, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। वर्षों हो गए हैं इनको अपने पिता से और अपने भाई से बात किए हुए। दोस्तों, आज जो ये बहन है लगभग 44 वर्ष की आयु की महिला हैं। इन्होंने अपने जीवन में झगड़े इतने ज़्यादा देखे कि ये अपने जीवन में किसी पुरुष को स्वीकार कर लें अपने जीवन में एक पति के रूप में, इसकी हिम्मत ही इकट्ठी नहीं कर पाई। क्योंकि ये बहुत इनको ऐसा लगता था कि अगर मेरे साथ भी, अगर मैं भी उसी प्रकार से झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व रही जिस प्रकार से मेरे माता पिता आपस में झगड़ा करते थे, तो पहले ही मैंने पूरा जीवन बर्बाद देखा इतने सभी लोगों का, तो आगे का भी मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया तो जो है मैं अकेली ही रहूं। ये बहन बताती हैं कि इनकी जो माता जी हैं उनकी अपने जो इन लॉज हैं, यानी कि उनकी सासू माँ, उनकी जो ननंद हैं, उनके साथ उनकी जो रेपो है वो अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी के बारे में बताती हैं कि पिताजी थोड़ा इस प्रकार के थे कि वो अपने जो साइड के जो रिश्तेदार हैं उनकी तो रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनके ऊपर जो दादी माँ हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और दादी माँ को आदत थी इनकी माता और इनके पिता के बीच में झगड़े लगवाने की, जिसके चलते क्या है दिन रात इनके माता और इनके पिता का आपस में झगड़ा ही होता रहता था। अब ये बताती हैं कि ये इनकी एक छोटी बहन है और इनका एक भाई है, तो ये 3 भाई बहन हैं। ये कहती हैं कि भाई पिताजी माँ से जब झगड़ा किया करते थे तो उसमें कुछ ऐसा होता था कि हम, मुझे और मेरी जो बहन है उनको तो अपनी माँ के लिए दर्द आता था, अपनी माँ के लिए दुख हमारे को फील होता था कि भाई ऐसे। हालांकि ये बताती हैं कि इनकी माता जी भी कम नहीं थी, वो भी पूरा झगड़ा करती थी, वो भी पूरा कलेश डालती थी, लेकिन इनको ये लगता था कि भाई जो मेरी माँ है वो अकेली पड़ जाती है इनकी, क्योंकि इनकी दादी माँ और पिताजी एक तरफ हो जाते हैं और माँ अकेली पड़ जाती हैं। तो ये बताती हैं कि जब मैं लगभग 8वीं 9वीं कक्षा में थी उस समय मैंने और मेरी बहन ने मेरी माँ की साइड से लड़ाई करनी शुरू कर दी घर के अंदर। अगर कुछ भी करके मेरी दादी माँ कुछ ताने मार दें या पिताजी झगड़ा करना शुरू कर दें तो अपनी माँ की तरफ से हम लोग लड़ने लग गए, एक तरीके से उनके ढाल बन करके हम खड़े हो गए। ये कहती हैं कि जब ऐसा हुआ तो लगभग इसी समय में इनका जो भाई है उसके बारे में बताती हैं कि मेरे भाई को कभी भी जो माँ है उसका दर्द नज़र नहीं आता था, जो भाई है उसका जो दादी माँ है उनके प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो कहती हैं कि हमारे घर के अंदर एक ना गुट सा बन गया था कि मेरी माँ और उनकी दोनों बेटियां एक तरफ और पिताजी, उनका बेटा और दादी माँ एक तरफ, और ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये दिन रात एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहा करते थे। ये कहती हैं कि थोड़े समय के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस चीज़ से और मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी फील करती थी कि मेरे परिवार के अंदर ही इतने ज़्यादा झगड़े क्यों होते हैं। विशेषकर ये कहती हैं कि मुझे अपने भाई से हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन भाई जब लगभग 13-14 वर्ष की आयु का हुआ तब झगड़े घर में होते होते भाई की कुछ इस प्रकार की आदत पड़ गई थी कि अब पिताजी थोड़े शांत हो गए, दादी माँ
थोड़ी शांत हो गई, लेकिन भाई जो है उसने पूरी उन लोगों की तरफ से कमान संभाल ली। भाई घर पे था तो कहती हैं उसकी आंखों में ऐसा नजर आता था कि वो घर के अंदर ना बहाना ढूंढता रहता था कि किस चीज़ में मैं बहाना ढूंढूं, उस चीज़ के अंदर मैं बहाना ढूंढूं, कैसे मैं लड़ाई करूं। तो कहता है कि भाई बहुत बुरी तरीके से और बहुत ही बदतमीजी से जो इनकी माता जी हैं उनके साथ लड़ाई किया करता था। ये कहती हैं कि मैंने एक समय आया कि भाई इस वाली लड़ाई से अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया, लेकिन भाई और मेरे बीच में ये जो मैंने विड्रॉ किया, तो ये ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाई से और अपने पिताजी से बात ही करना बंद कर दिया। 12वीं कंप्लीट हो जाने के बाद इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके चलते ये घर से बाहर चले गई, हॉस्टल में जाकर के इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है पूरा किया। और ये कहती हैं एक बार जब मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ा तो उसके बाद मैं कभी वहाँ पे वापस ही नहीं गई रहने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो नर्क से भी बदतर माहौल था। ये कहती हैं कि भी मैं कॉलेज किया और कॉलेज के बाद डायरेक्टली कॉलेज प्लेसमेंट हो गया और मैंने सेल्स के अंदर अपना जो करियर है बनाया। और ऑटोमोबाइल सेल्स के अंदर ये बहन जो है इनका काफ़ी इनका नाम था, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया, इन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन जैसा कि ये बहन बताती हैं कि कभी भी ये किसी व्यक्ति को ऐसे ट्रस्ट नहीं कर पाई कि वो किसी से विवाह कर ले। हाँ, ये कहती हैं कि जितने भी पुरुष जैसे क्योंकि ये वर्किंग लेडी हैं तो बहुत सारे पुरुष संपर्क में आते थे, उनके अंदर से एक ऐसा लड़का था जो कि इनके संपर्क में आया, इनसे आयु में काफ़ी कम था, इनका ऑफिस कॉलीग था, वो भी सेल्स के अंदर था, ऑटोमोबाइल सेल्स के अंदर था। ये कहती हैं कि उससे ना मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन ये कहती हैं कि जो दोस्ती है वो उसका रोमांस वाला बिल्कुल भी एंगल नहीं था, हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट फ्रेंड्स थे। और जैसे दो लड़के एक दूसरे के दोस्त होते हैं उसी प्रकार के हम दो दोस्त थे, हंसी मजाक कर लेते थे और जो है काम के अंदर जो है एक दूसरे की सेल्स के अंदर हम लोग कुछ सपोर्ट कर देते थे। और ये जो व्यक्ति है कहती हैं कि थोड़ा बहुत मैं उसको अपने दिल का हाल भी बता देती थी, हल्का कर लेती थी थोड़ा, जैसे कि मैं कैसे डिस्टर्ब रही हूँ झगड़ों वगैरह की वजह से। तो कह रही है एक ही दोस्त था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो जो दोस्त है वो विवाहित था और उसकी वाइफ को ऐसा शक हुआ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैंने उससे बात करी उसकी वाइफ से, उन्होंने क्या नहीं, मैंने उसको कहा कि अरे इससे छोड़, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है, मैं तो नफरत करती हूँ इस चीज़ से। तो इतना ज़्यादा क्योंकि इन्होंने वो देखा था ना आपस में कपल्स का एक जो दुख होता है वो देखा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा किसी से अफेयर नहीं हो सकता भैया, तो तू ये सब मत सोच बहन, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन ये कहते हैं कि भाई वो जो फ्रेंड था उसकी वाइफ ने इतना ज़्यादा कलेश डाल दिया उसके घर के अंदर, तो फिर उसने क्या है अपने जो कदम है पीछे खींच लिए, उसने कहा कि यार मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे घर के अंदर कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहती मैंने भी कहा कि हाँ भाई अपनी बीवी को थोड़ी छोड़ देगा तू यारी दोस्ती निभाने के चक्कर में, तो ठीक है भाई तू अपने जीवन के अंदर जो है खुश रहे। दोस्तों ये बहन, जैसा कि हमने शुरू में कहा था वीडियो में कि लड़ाई झगड़े की जो एनर्जी है उससे ग्रसित है। ऐसा हमने इसलिए कहा था दोस्तों कि इनका जो जॉब है, इनके जॉब पे इनका जो ट्रैवल है वो कम्यूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और डेली आना जाना जो है ये बहन जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि बसेस वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करके ये अपने ऑफिस जाती हैं और ऑफिस से वापस आती है। काफ़ी दूर है इनका ऑफिस, आई थिंक 25-30 किलोमीटर दूर है। ये कहती हैं कि भाई मेरे को ना ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कहती हैं कि जैसे मैं बस के अंदर ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को सीट की ज़रूरत है ज़्यादा, यानी कि मान लो कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है, कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई बूढ़ी अम्मा है, ये कहती है कि इस प्रकार के जब लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो बाकी लोग हैं उनको अपनी सीट इनको ऑफ़र करनी चाहिए। और जब मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर वो बेसिक मैनर्स भी नहीं है, शिष्टाचार नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा नीड के अंदर है उसको अपनी सीट ऑफ़र करें, तो कहती है मैं फट पड़ती हूँ और मैं लोगों से झगड़ पड़ती हूँ कि तुम्हारे को अकल नहीं है भाई, तुम्हारे को दिख रहा है कि वो महिला वहाँ खड़ी है, प्रेग्नेंट है, तो तुम्हारे को उसको अपनी सीट दे देनी चाहिए। तो ये कहती हैं कि मेरे को ना एक प्रकार से जैसे ना मैं ढूंढती रहती हूँ उन लोगों को कि जो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं और मैं उनसे लड़ाई करूं। तो और मतलब बात यह है कि जिस बस के अंदर ये चढ़ती हैं इनको कोई ना कोई ज़रूर रोज़ एक किस्सा ऐसा हो ही जाता है,
कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसके ऊपर ये बस के अंदर बरस पड़ती हैं। अच्छा दोस्तों, अपनी इस आदत को लेकर के ये बहन जो है बहुत ज़्यादा प्राउड थी। तो हमने इनसे पूछा कि भाई इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है, तो ये कहती हैं कि हाँ देखो भाई, मैं दूसरों के हक के लिए लड़ना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते उनके लिए लड़ना ज़रूर चाहिए, तो मैं लड़ती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे को जो चीज़ नज़र आ रही थी वह ये थी कि दूसरों के हक के लिए लड़ना एक चीज़ होती है और एक है लड़ाई करने की आदत है। उसके अंदर जैसे इन्होंने अपने आप को एक बहाना दे दिया है कि मैं इस वजह से लड़ रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर लड़ाई झगड़े की आदत को लेकर के इनके अंदर एक्सट्रीमिज्म जो है हमारे को नज़र आ रहा था। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि देखिए किसी भी चीज़ की ना अति खराब होती है, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, चाहे कोई चीज़ अच्छी ही क्यों ना हो। और झगड़ा करने की आदत तो किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं हो सकती है। तो हमने बहन से कहा कि बहन देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपना जो जो माइंड है, जो अपना गुस्सा आपको करने की क्या जरूरत है, उससे तो आप खुद भी डिस्टर्ब होते होगे ना। खुद कौन सा आपको अंदर से खुशी मिलती होगी। लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई का वाइब्रेशन ही होता होगा आपके माइंड के अंदर। तो आप अगर मान लो किसी की मदद भी करनी है तो एकदम से झगड़ा ना करके आपको प्यार से बात करनी चाहिए कि भाई आप भाई बोलो, या फिर अगर ऐसा है भी तो आप उसी व्यक्ति को मोटिवेट करो ना कि वो अपने लिए जो है सीट वो करे। कब तक हम दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, है ना। दूसरों को सक्षम बनाने पे हमारे को कार्य करना चाहिए। तो थोड़ा आप मोटिवेट किया कीजिए कि आप सीट लीजिए, सीट लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए थोड़ा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हमारे को, हम बहुत सारे हम लोग होते हैं, हमारे को ऐसा लगता है कि हम सत्य हैं, हमारे साथ सत्य हमारे साथ है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि सत्यता के लिए कभी भी सभ्यता को नहीं त्यागना चाहिए। जब हम सत्यता के जब हम सत्यता के लिए सभ्यता को त्याग कर देते हैं तो सत्य हमारे साथ होते हुए भी हम झूठे पड़ जाते हैं लोगों के सामने। हम फिर भी बुरे बन जाते हैं, चाहे हम सही कार्य करने की ही प्रयास क्यों ना कर रही हूँ। तो बहन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा इन लाइंस पे गाइडेंस दिया था कि बहन थोड़ा सा अपने इमोशंस को जो है आपको कर्व करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा जा रहा है और ऐसी परिस्थिति के अंदर है, हर कोई अपने कर्म के हिसाब से अपने जीवन के अंदर स्ट्रगल वो कर रहा है ना। अच्छा, और अगर वो मदद मांग रहे हो या उनके चेहरे पे आपको दिख रहा हो कि वो परेशान है, उनको मदद की आवश्यकता है, तो आप आगे आकर के मदद करो भी। कोई आपसे मदद मांग नहीं रहा है, आप अपने आप ही कि आपको मदद करने की आदत है। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई इससे ना फिर लोग आपको ग्रांटेड भी लेने लग जाते हैं। कोई मदद मांगे तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारा कितना समर्थ है, हमारे को सहयोग करना चाहिए। लेकिन खाम खा दूसरों से दुश्मनी और झगड़े मोल नहीं लेने चाहिए। आपको क्या पता है कि जो व्यक्ति सीट नहीं दे रहा है उसकी मनोस्थिति क्या है, वो क्या झेल करके आ रहा है अपने जीवन के अंदर। आप अचानक से किसी के ऊपर बरस पड़ते हो तो ऐसे रोज पता नहीं कितने लोगों के साथ आप अपने कार्मिक अकाउंट बनाते हो। तो आप अगर ये सेवा करना चाहते हो, जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मदद करना चाहते हो, भला आप करो, लेकिन जो शिष्टाचार है उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा उस चीज़ का ध्यान में रख करके कि मैं इसको जो है डिप्लोमेटिकली भी कैसे मैं सिचुएशन को सॉल्व कर दूं। अगर आपको लगे कि सामने वाले लोग बिल्कुल बदतमीज़ हैं और वो बिल्कुल कोई सहयोग नहीं करना चाहता, हालांकि ऐसे होते नहीं हैं, बोलो तो इंसान शर्म खा जाता है और कर देता है मदद, नहीं है तो आप सामने से बोलिए। लेकिन ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी के ऊपर बरस पड़ना ये तो ठीक आदत नहीं है। तो इस इन लाइंस पे जो बहन है हमने उनको गाइडेंस दिया। तो बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से दोस्तों ये बात जानना चाहती थी कि जो इनका भाई है उससे इनका इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ और इतना ज़्यादा झगड़ा आज भी है, आज भी ईगो प्रॉब्लम्स है, लेकिन भाई के प्रति इनका जो खिंचाव है वो इतना ज़्यादा क्यों है। मतलब इनके भाई से, इनके पिता से, इनकी माँ से, ये जो पूरी डिस्टर्ब फैमिली रही थी, इनकी दादी माँ से, इन सब से इनके पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। विशेषकर ये बताती हैं कि जो इनका भाई है वो इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इनकी बहन से बात कर लेगा, अपनी माँ से बात कर लेगा, हजार झगड़े क्यों ना क्यों, लेकिन इनको वो देखना भी पसंद नहीं करता, इनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तो ये जानना चाहती थी कि पूर्व जीवन का उससे इनका क्या हिसाब किताब है। और भी कुछ कैरेक्टर्स जिनके बारे में इन्होंने बताया था कि जैसे एक वो फ्रेंड था और वो फ्रेंड की जो वाइफ है खाम खाई वो शक कर रही थी। उसकी वाइफ को ये कहती है कि पता भी था कि कोई अफेयर उफेयर वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या उसको एक खार सी थी मुझसे, तो उसने जो है इनके फ्रेंड का और इनकी जो फ्रेंडशिप है उसको तोड़वा दिया था। उनके बारे में भी जानना चाहती थी। और थोड़ा
जब हमने इनको गाइड किया, कोच किया, तो पहले तो ये नहीं सोचा था इन्होंने, लेकिन फिर ये जानना चाहती थी कि हाँ भाई आप मुझे बताइए कि ये जो इतना ज़्यादा मुझे इसके लिए मैं लड़ूं, उसके लिए मैं लड़ूं, ये जो मुझे करने की आदत है, ये आदत मेरी कहाँ से आ रही है, क्यों मेरा ऐसा नेचर है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के दोस्तों ये बहन जो है, इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अभी सभी जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर ये बहन प्राप्त कर पाई थी। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व जीवन के अंदर किस प्रकार के दृश्यों को देखा, अपने आप को किस रूप में देखा और क्या कनेक्शन सामने आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। चैनल को ज्वाइन करने वाले इन मेंबर्स की यूट्यूब पर यूज़र आईडी है सूरज देसाई, मंजू वत्स और रीमा देवांगन। आप तीनों ने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप तीनों हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के इन मेंबर्स की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट कर सकते हैं और सेवाओं का विस्तार करने में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर अपने आप को किस रूप के अंदर देखा, कैसा जीवन जो है इनके सामने आया। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो जगह है उसको आइडेंटिफाई किया। इन्होंने बताया कि ये किसी कमरे के अंदर खड़े हैं, ऊपर की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाते हैं तो इनको एक पक्की लेकिन प्लेन छत नज़र आती है। उस पर कुछ भी टंगा नहीं हुआ है, लेकिन पक्की छत ऊपर बनी हुई है। ये अपने ऊपर जब ध्यान लेकर के जाते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि इन्होंने अपने टांगों में कमर के नीचे ब्राउन कलर की, एक लाइट ब्राउन कलर की एक पैंट पहनी हुई है और ऊपर की तरफ ध्यान लेकर के जाते हैं तो एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। और जहां पर ये खड़े हैं ये इनके घर के अंदर एक कमरा है। और जब पूरे घर का थोड़ा घूमते हैं, घर के अंदर निरीक्षण करते हैं तो बताते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का जैसा घर होता है वैसे वाइब्स इनको आ रहे होते हैं। और अपने ऊपर जब पूरी तरह से ध्यान लेकर के जाते हैं, चेहरे पर ध्यान लेकर के जाते हैं तो एक क्लीन शेव्ड मेल इनको नजर आता है जो कि लगभग 35 वर्ष की आयु का है। आगे जब ये घर के अंदर जाते हैं तो इनको एक किचन नजर आती है, जिस किचन के अंदर इनको चूल्हा ऐसा नजर आता है। पहले तो नजर आता है कि एक रैक है, रैक के अंदर बहुत सारे पित्तल के इनको बर्तन नजर आते हैं और नीचे फ्लोर पे इनको एक चूल्हा नजर आता है जिसके अंदर लगभग इन्हीं की आयु की एक महिला इनको बैठी हुई नजर आती है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। और उस महिला को ये अपनी धर्म पत्नी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी पत्नी है। और उसके पास बैठते हैं तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना बुरा है, बस ठीक है रिलेशन, मतलब जैसे बस पत्नी है मैं पति हूँ, बस ऐसा रिलेशन है, काफ़ी समय हो गया है विवाह को, ऐसे वाइब्स इनको आ रहे होते हैं। घर के अंदर इनको 2 बच्चे नज़र आते हैं। कहते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है और दोनों बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। जो घर है, जैसे इस घर के अंदर कई सारे कमरे हैं, अभी ये जो दृश्य में होते हैं उसके अंदर ये घर की किचन के अंदर होते हैं जो कि थोड़ा बाहर की तरफ होती है, घर के बाहर वाले कमरे को लग करके होती है और बच्चे आसपास इनको खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं। थोड़ा ये ऐसा वाइब बताते हैं कि घर के अंदर एक कमरा है, अंदर की तरफ एक कमरा है जिसके अंदर इनके माता और पिता भी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो थोड़ा ये बताते हैं कि मैं किसी प्रकार की कोई नौकरी करता हूं। ये बताते हैं कि जिस समय में मैं अभी हूं, एक अपने आप को ना कोई बहुत ही समझदार टाइप के व्यक्ति के रूप में देख रहे होते हैं। थोड़ा सा बीच में ऐसा दृश्य भी आता है कि जैसे कोई अखबार पढ़ रहे हों, तो अखबार पढ़ते पढ़ते इनको ऐसा वाइब सा आता है कि अभी जो समय चल रहा है ये सन 1920 चल रहा है और ये लखनऊ के पास किसी गांव के अंदर रहते हैं और बस इनको जैसे अपना जो है घर परिवार जो है इनको नजर आ रहा होता है। फिर काफ़ी देर तक हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने की प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा होता। तो कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा जो अभी पहले इनको समय दिखाई दिया था जिसमें ये 35 वर्ष की आयु के थे,
उस समय से ये थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये लगभग 45 या 48 वर्ष की आयु का अपने आप को देख रहे होते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि इनके बच्चे बड़े हो गए हैं और इनके जो बच्चे हैं वो अभी 17 से 18 वर्ष के आयु के नज़र आ रहे हैं। एक बेटा था, वो 17 वर्ष की आयु का नज़र आ रहा है, एक बेटी है वो 18 वर्ष की आयु की नज़र आ रही है। और इनको ऐसा नज़र आता है कि जो बेटा है वो इनसे लड़ रहा है। घर के अंदर कुछ लड़ाई हो रही है और लड़ाई के अंदर इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश करी, तो बेटा इनको कह रहा है, लिखा हुआ है, बेटा बोलता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने हमारे को दिया ही क्या है। तो यहां पर हम इनसे पूछते हैं कि बच्चा किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये कहते हैं कि जो मेरा बेटा है ना, इसको ना फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए। मेरे बेटे से मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि उसको शर्म आती है कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना अमीर मेरा बेटा बन करके रहना चाहता है, जैसा वो स्टेटस मेंटेन करना चाहता है। तो मेरे बेटे को बहुत शर्म आती है कि मैं उसका पिता हूं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्या करते हो, तो इनको फीलिंग आती है कि ये किसी मिल के अंदर मजदूर हैं। और अभी का जो झगड़े का दृश्य है उसमें बताते हैं कि मैं अपना सिर पकड़ करके बैठा हुआ हूं, मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि अक्सर ही मेरे बेटे का झगड़ा मुझसे होता रहता है। परिवार वाले उसको समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो परिवार वालों से भी झगड़ा करता है, मैं मतलब अपने दादा दादी से भी, मेरे माता पिता से भी झगड़ा करता है। कहते हैं कि मेरी वाइफ उसको ज़्यादा नहीं बोलती, बस बेटे को कहती रहती है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बेटे को चुप कराती है, मुझे चुप कराती है, लेकिन बेटे और मेरे बीच में एक ईगो क्लैश की भावना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी अपने बच्चे को बड़ा करने में, जो बच्चा मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। मैं गरीब हूँ या मैं छोटी नौकरी करता हूँ तो वो मेरी किस्मत है, लेकिन मैंने अपने बच्चे को कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। इस प्रकार की जो भावना है इनके मन में होती है। जितना कर सका उतना किया, लेकिन बच्चे से बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो ये कहते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और थोड़े समय बाद का एक इनको ऐसा समय नजर आता है कि इनका जो बेटा है वो पढ़ लिख करके कुछ बन गया है और कुछ अच्छे सूट बूट इनके बेटे ने जो है वो पहने हुए हैं। और बेटे से एक और झगड़े का इनको दृश्य नजर आता है। अब जो बेटा है लगभग 23-24 वर्ष की आयु का है। बेटा इनके सामने खड़ा है और बेटा इनको कहता है इसको कहते हैं नौकरी, इसको कहते हैं जॉब, वो नहीं जो तुम करते आए हो। यहाँ ये कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत मनी माइंडेड है और उसको घृणा है इस बात पे कि मैं मिल के अंदर मजदूर हूँ। तो हम यहाँ पर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि बेटे से पूछो कि तुम्हारी इस तरह की नौकरी आज किस काम की, क्योंकि जो समय आप बता रहे हैं उस समय के अंदर जो देश है वो गुलाम है। तो ये जब अपने बेटे से इस बारे में पूछती हैं कि गुलामी के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो बेटा कहता है कि देश गुलाम है तो उससे हमारे को क्या लेना देना। अगर पैसे हों, भाई अगर पैसे हों तो गुलाम देश के अंदर भी आदमी आज़ाद रह सकता है और गरीब आदमी आज़ाद देश के अंदर भी गुलाम होता है। तो मुझे गुलामी आज़ादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना जो इस गुलाम देश के अंदर भी देखो मैंने मुकाम हासिल किया है, देखो मेरा सूट बूट, देखो मेरा रुबाब, देखो मेरी नौकरी। 4 लोग मैं जाता हूँ तो मुझे सलाम करते हैं, ऑफिस के अंदर खड़े हो जाते हैं। आपने अपने जीवन के अंदर क्या किया है। हम इनसे पूछते हैं कि आप भाई आप क्या सोचते हैं आज़ादी के बारे में। तो ये कहते हैं कि अगर पैसे हों तो इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है उसमें सहयोग ज़रूर देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके संबंध संपर्क के अंदर हैं, जो कि इस मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं और इनको कुछ सपोर्ट है इंडिपेंडेंस मूवमेंट वालों का। और यहाँ पर जब हम सपोर्ट को खंगालते हैं और इनको हम बोलते हैं कि भाई क्या आप भी इन्वॉल्व हो, तो ये कहते हैं नहीं नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी भी प्रकार से। लेकिन एक पार्ट इनके सामने आता है और ये बताते हैं कि जिस मिल के अंदर मैं मजदूरी करता हूं मैं उस मिल का यूनियन लीडर हूं। अपने आप को यूनियन लीडर के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि जिस मिल का मैं यूनियन लीडर हूं ये इसके जो मालिक हैं, जो इसके मेन ट्रस्टीज हैं वो मुसलमान हैं और
उनके परिवार के अंदर एक लड़की है, एक लेडी है जो कि बहुत ही रिच लेडी है, और उनके परिवार में कुछ ऐसा है कि सारा जो कंट्रोल है वो इस मुस्लिम लेडी के हैंड में है। और ये अपने आप को जो ये जो मिल है उसके अंदर ये जो लेडी है इसके साथ एक बहुत ज़्यादा एक ईगो ट्रबल के अंदर, एक क्लैश के अंदर अपने आप को पाते हैं। ये बताते हैं कि भाई वो जो मुस्लिम लेडी है उसको मुझसे किसी प्रकार की नफरत है। जब हम इनसे पूछते हैं कि क्यों उसको नफरत है, तो वो ये बोलते हैं कि पहली बात तो वो लेडी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और उसको मुझसे इस बात की चिढ़ है कि वो जानती है कि वो मुझे खरीद नहीं सकती। मेरा ईमान जो है वो बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसको पता है कि वो मुझे खरीद नहीं सकती, जिसकी वजह से वो मिल के अंदर अपनी जो है मनमानी नहीं कर सकती। तो ये इस रूप में अपने आप को देखते हैं कि जो मिल के अंदर मजदूर हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, हर थोड़े समय में उनके कंसर्न्स को लेकर के ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये फाइट करते रहते हैं। मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा, जैसे क्या बोलते हैं, नाको सॉरी कि दांत के तने लोहे के जो चने हैं वो चबाने पे इन्होंने मजबूर कर रखा है जो मैनेजमेंट है उसको। और मैनेजमेंट को प्रॉब्लम यही है कि जनरली और कंपनीज के अंदर जो ये यूनियन लीडर्स वगैरह होते हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उनसे कुछ अरेंजमेंट कर लेता है, उनको कुछ रिश्वत खिला करके शांत कर देता है, ताकि वो लोग जो यूनियन लीडर हैं मजदूरों को वो धमका करके रखें, उनसे वो काम कराते रहें, उनकी हक की बात ना करें, और जो मालिक हैं वो अपनी मनमानी कर सके। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। तो जब तक ये उस मिल के अंदर रहे हैं तब तक वो जो महिला है उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है इनका आपस के अंदर जो है टसल रहा है। अपने ये देखते हैं कि अपना जो इनका ये जो दूसरों के लिए खड़ा होने का जो इनके अंदर ये जज्बा है, जो यूनियन लीडर का जो ये काम करते हैं, उसके चलते जिस बस्ती के अंदर ये रहते हैं, एक बस्ती है उसके अंदर ये घर है, घर पक्का है लेकिन है बस्ती के अंदर, उसके अंदर ये कहते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है अपनी सोसाइटी के अंदर। लोग इनको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो है इनका अभिवादन करते हैं, और गरीब घर के ही क्यों ना सही, मतलब मिडिल क्लास स्टेटस ही क्यों ना सही, लेकिन इज्जत के मामले में जो है इनको बहुत ऊपर रख करके जो है देखते हैं। और इनका जो बस्ती के अंदर भी कई सारे जो निर्णय होते हैं उसके अंदर जो है इनकी राय ली जाती है, और इनसे मतलब पूछा जाता है हर निर्णय लेने में। तो इनका जो बेटा है उसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कलप थी जीवन के अंदर कि कि इतनी ज़्यादा तुम्हारी पुचकिच है और ये लोग करते हैं, तुम दूसरों के लिए धक्के खाते रहते हो, अपने परिवार की तुम्हारे को चिंता नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कि मैंने अपने परिवार का पूरा ध्यान रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटे को बहुत ज़्यादा शिकायत है कि तुमने परिवार का ध्यान नहीं रखा। तुम चाहते तो तुम बहुत पैसा कमा सकते थे, तुम यूनियन लीडर थे, तुमने वो पैसा नहीं कमाया, और आज भी तुम्हारी वजह से घर के अंदर गरीबी है। तो बेटा का ये है कि मैंने बड़ी नौकरी करनी शुरू करी है, मैं मोटा पैसा लाने लगा हूं, तब जाकर के तेरे घर के हालात सुधरे हैं। तू किसी भी लायक का नहीं है, तू किसी भी लायक नहीं है बुढ़े। इस प्रकार का जोन है उनके बेटे का। तो बस यही है कि समाज के अंदर बहुत इज्जत है, लेकिन घर के अंदर जो है अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा हैं, बाप बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं। तो इसी के साथ दोस्तों फिर इनका जो अंत का दृश्य है वो भी देखने को आता है कि एक नॉर्मल बीमारी है, और बीमार होने के बाद जो है ये अपने आप को मृत्यु को जो है प्राप्त करता हुआ देखते हैं। अब दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण इनके सामने यहाँ पर आया होता है, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स इनको दिखाई दिए होते हैं पास्ट लाइफ के अंदर, उनको ये अपनी आज की लाइफ के साथ जो है उनको हम कनेक्ट कर पाते हैं, उनको ये समझ पाते हैं कि पास्ट में जो दिखा था इस लाइफ में कौन है। सबसे पहले तो दोस्तों इनको जो अपनी धर्म पत्नी वहां पर इनको जो नजर आती है, जो इनकी पत्नी इनको नजर आती है, इनको पत्नी अपना वो मित्र नजर आता है, जिस मित्र की इस लाइफ में पत्नी को शक था कि इन दोनों का शायद आपस में अफेयर है, कुछ वाइब शायद उसने कैच कर ली थी, क्योंकि इस जन्म के अंदर तो ये लोग दोस्त थे एक दूसरे के, लेकिन पिछले जीवन के अंदर ये दोनों पति पत्नी थे, जिसमें ये पति थे और इनके वो जो मित्र हैं, जो इनके सहकर्मी थे, वो इनकी पत्नी थे। अच्छा, इनको घर के अंदर बाकी के जो सदस्य इनको नजर आए,
इनको एक बेटा नजर आया था, इनको एक बेटी नजर आई थी। तो जो बेटा इनको नजर आया था, जो कि अपने पिता से घृणा करता था इस चीज को लेकर के कि पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है, उसको बहुत ज्यादा शर्म थी कि ये मेरा पिता है। जो बेटा मनी माइंडेड था, उस बेटे को इन्होंने अपने इस जीवन के उस भाई के रूप में देखा। वो भाई जो घर के अंदर इस जन्म के अंदर, जैसा कि हमने बताया था, झगड़े करता रहता था, झगड़े करने का बहाना ढूंढता रहता था, जो कि परिवार के अंदर सबसे ज्यादा इस जीवन के अंदर भी नफरत इन्हीं से करता है। एक इनको उस घर के अंदर बेटी नजर आई थी, बेटी जिसके साथ इनका बहुत अच्छा प्रेम था, बेटी जिससे इनका अच्छा संबंध था। दोस्तों, वो बेटी इनको अपनी इस जीवन की बहन के रूप में नजर आई। वो बहन जो कि इनके सहयोग में खड़ी हो जाती थी जब भी जो माता जी हैं, माता जी के साथ जो है वो गलत करते थे, पिताजी ये झगड़ा करते थे, तो ये दोनों इकट्ठी हो जाती थी। तो इनकी छोटी बहन इनको अपनी बेटी के रूप में नजर आई। दोस्तों, घर के अंदर अंदर कमरे के अंदर माता और पिता थे पिछले जीवन के अंदर, जो कि कमरे के अंदर कहीं थे। उनको जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया था तो अपने इस जीवन के माता और पिता के रूप में ही इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अब दोस्तों, इनके इस जीवन के अंदर माता पिता क्यों आपस में लड़ते थे, ये वाली चीज इनके पूर्व जीवन से सामने नहीं आ पाई थी। वो उन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कार्मिक हिसाब किताब है, आपस में कार्मिक अकाउंट है, क्या उनके आपस में वाइब्रेशंस हैं। कई जन्मों से दोनों पति पत्नी चल रहे हैं, तो शायद बहुत सारे जन्मों के अंडर करंट्स जो है उनके बीच में है, जिसके चलते वो दोनों झगड़ा करते थे। लेकिन कोई डेफिनेट रीजन जो है उस चीज का जो है इनके सामने नहीं आया। लेकिन बेटा, जो बेटे की जो हेट्रेड थी दोस्तों, पिछले जीवन के अंदर भी बेटे की हेट्रेड कोई जस्टिफाइड नहीं थी। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम हर चीज को जस्टिफिकेशन के स्टैंड पॉइंट से, सही गलत के स्टैंड पॉइंट से नहीं देखते हैं। इस स्टैंड पॉइंट से देखते हैं कि जो आत्मा आपके आज के जीवन में किसी प्रकार की मुश्किल परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रही है, या जिस रीति आपके साथ वो बिहेव करती है, क्या उस बिहेवियर का आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न से कुछ लेना देना है या नहीं है। तो ये जो एक पास्ट लाइफ इनके सामने आई थी, उसके अंदर इनको दिखाई दिया था कि बेटा बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, उसकी वजह से उसने इनको अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करता था। उसको बहुत तकलीफ थी कि ये मेरा बाप कैसे हो सकता है। तो वही हीन भावना के साथ, वही हेट्रेड के साथ, क्योंकि इन लोगों के कुछ और कर्म बंधन आपस में होंगे, जब ये लोग एक दूसरे रूप में, एक दूसरे रोल में एक दूसरे के सामने आए इस जीवन के अंदर, तो वो हेट्रेड जो है वहां से कंटिन्यू हुई। अब दोस्तों, इन लोगों के आपस में इससे पुराने भी बहुत सारे कई कार्मिक अकाउंट जरूर रहे होंगे, जो कि अगर फर्दर और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए जाएं तो और पीछे के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो इनके सामने आए। इसके साथ साथ दोस्तों, इनको जो एक महिला इनको वहां पर नजर आई थी, एक मुस्लिम लेडी थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन के अंदर थी, जिसके साथ इनका ईगो क्लैश चलता था। दोस्तों, उस महिला को इन्होंने अपने इस जीवन का जो इनका मित्र है, उसकी जो धर्म पत्नी है, उसके रूप में देखा। वो धर्म पत्नी, इनके मित्र की धर्म पत्नी, जो कि जिसको ये था कि ये दोनों का आपस में अफेयर है, वो कहीं ना कहीं जानती भी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इन दोनों को अलग करा दी, क्योंकि इनको देख करके एक खार उस महिला के मन में आती थी, जो कि इनके दोस्त की धर्म पत्नी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं वही पुराने जीवन की खार, अब वो ट्रस्टी बनकर के सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये यहां पर बात मुद्दा नहीं है। बात ये है कि दो ऐसी आत्माएं हैं जिनका पिछले जन्म के अंदर भी रोल एक दूसरे के राइवल होने का था। वो कंपनी की मेन ट्रस्टी और ये उस कंपनी के अंदर जो मजदूर हैं उनके नेता थे, उनके यूनियन लीडर थे। तो आपस में जो क्लैश है वो पिछले जन्म से ही आ रहा था। तो इस जीवन के अंदर भी जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आए तो वो एक दूसरे को नापसंद करने का जो वाइब्रेशन है, वो जो भाव है, और क्योंकि वो वाली जो लेडी है उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, क्योंकि वो रिच बहुत ज़्यादा थी और ये अड़ंगाड़ आते थे, तो उनकी तरफ से थोड़ा वो ज़्यादा स्ट्रांग था इमोशन इनको रिजेक्ट करने का। तो इस लाइफ के अंदर आए तो उन्होंने इनको एक प्रकार से रिजेक्शन का भाव दिया और इनके फ्रेंड से जो इनको अलग करा दी, जो कि उनके पति थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ सामने निकल करके आई, जिस चीज़ को ये एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें लगा कि वो इनका एक प्रकार से इनके अस्तित्व के अंदर वो चीज़ समाई हुई है, और वह है लड़ाई करना, वह है ढूंढना इस चीज़ को कि कहाँ किसके साथ गलत हो रहा है। वो बस के अंदर जो रोज़ ये लड़ाई करते हैं और लोगों से वो जो माथा मारते हैं, ये कहीं ना कहीं वो जो आदत है
ये वहाँ से आ रही है क्योंकि पिछले जीवन के अंदर ये एक यूनियन लीडर थे। यूनियन लीडर्स का जनरली पार्ट ही यही होता है कि कभी किसी के लिए लड़ाई कर रहे हो, कभी किसी के लिए लड़ाई कर रहे हो। वो जो गरीब मजदूर होते हैं उनके नेता होते हैं। तो कि एक बहुत लंबे समय तक इस प्रकार का पार्ट इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में निभाया था और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी मिला था। इसकी वजह से ये जो झगड़े करने का और कुछ भी गलत हो रहा है तो कूद पड़ने का ये जो एक जोन है, बहुत ज़्यादा इस जोन के अंदर ये जो बहन है ट्रैप्ड है। पहले भी हमने बहन को गाइड किया था, अभी भी हमने गाइड किया और स्पिरिचुअल गाइड ने भी इन लाइन्स के ऊपर बहन को गाइड किया कि बच्चे अच्छा। फिर जब ये स्पिरिचुअल गाइड के पास गए तो इनसे पूछा कि इनको क्या करना चाहिए, कि कैसे ऐसे ही लड़ते रहना चाहिए। तो स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि बच्चे अच्छे काम करने के बारे में सोचो, नेक कर्म करने के बारे में सोचो, लेकिन अपने आप को बचा करके चलो, अपने विकर्म और ज़्यादा मत बनाओ। तो कुछ इन्हीं लाइंस पे जो है हाँ, तो स्पिरिचुअल गाइड की स्टेटमेंट थी कि छोड़ दे बेटा, ये सब चलता रहता है, नेक कर्म करने के बारे में सोचो लेकिन झगड़ों से दूर रहो। थोड़ा ये वाला गाइडेंस स्पिरिचुअल गाइड का इन लाइंस पे भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको ये था कि मैंने और क्या किया है, पिछले जन्म में भी झगड़ा होता था हम दोनों का, अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। तो स्पिरिट गाइड ने इनके केस के अंदर इनको मना किया कि तुम्हें और ज़्यादा पूर्व जीवन नहीं देखने हैं, ये सब तुम छोड़ो, शांति को प्राप्त करने के प्रति तुम अग्रसर हो, अच्छा कर्म करो और अच्छा कर्म ऐसा करो जिसमें किसी दूसरे के साथ तुम्हारा विकर्म ना बन रहा हो। तो इन्हीं लाइंस पे दोस्तों जो स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने इन बहन को गाइडेंस दिया था। हम आशा करते हैं कि जो पूरा केस हमने आपके साथ साझा किया, जो किस्सा आपको बताया, ये आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।